टैरिफ लग रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उस समय इस टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, वो भी उज्जैन में। उज्जैन इसलिए कि उज्जैन जो है हमारे देश की आत्मा है। यहाँ पे महाकाल का यहाँ पे आशीर्वाद है, ओंकारेश्वर का आशीर्वाद है, और हमारे पास ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो इंडस्ट्री से, समाज से, आप सबके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है, इतिहास रचने का मौका है, जब अपना योगदान आप इस पावन धरती को दुनिया में, मैं देश में नहीं पूरे दुनिया में इसको आप लाने में मदद कर सकते हैं। इसमें आप सबकी जरूरत है, इसमें इंडस्ट्री की जरूरत है, इसमें थॉट लीडर्स की जरूरत है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, हर आम आदमी की जरूरत है। क्योंकि जब ये ऐसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का इतना बड़ा हमारा जो उज्जैन है वो पूरी दुनिया में जिसका नाम होगा, मैं समझता हूं हम ये काम उज्जैन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देने के लिए करते हैं। और हम इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हैं, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है। मैं आप सबका यहाँ पे पीएचडी सीसीआई जो कि 120वां साल पीएचडी सीसीआई का है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं आप सबको ऐसे अवसर पर आप सबका उज्जैन जो कि एक आध्यात्मिक नगरी है और भारत की आत्मा है, उसमें मैं आप सबका योगदान की अपेक्षा करता हूं। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी का, और शुक्ला जी का जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म है, और सारे जो गवर्नमेंट के यहाँ पे तमाम ऑफिसर्स आज यहाँ पे आए हैं, पूरी गवर्नमेंट का पीएचडी सीसीआई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रंजीत मेहता जी। देवी सज्जनों, मंच पर दो महत्वपूर्ण उपस्थितियां हम रेखांकित करना चाहेंगे। हमारे इस उज्जैन के माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम कटवाल जी और हमारे माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूगेड़ा जी भी उपस्थित हैं। हम आदरणीय डॉक्टर रंजीत मेहता जी से निवेदन करते हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। देवी सज्जनों, जब उज्जैन के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की बात आती है, उसकी समृद्धि की बात आती है, तो एक समावेशी नेतृत्व हमें दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बुनियाद पर मध्य प्रदेश को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये दो महत्वपूर्ण उपस्थिति आदरणीय अनिल जैन जी की, आदरणीय गौतम कटवाल जी की हमारे साथ बन रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से। देवी सज्जनों, डॉक्टर रंजीत मेहता जी ने आपको अपने शुभारंभ वक्तव्य में कई सारी जानकारियां दी, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ने के लिए हम आदरणीय संजीव अग्रवाल जी को आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल। 3300 नहीं आ रही ना, तो नमस्कार। आज एक अलग अनुभूति है। उज्जैन की नगरी में हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, और जो महाकाल के सबसे बड़े भक्त डॉक्टर मोहन यादव साहब के साथ बैठे, ये गौरव है हमारे लिए। पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे देश के जो पूरे पर्यटन और संस्कृति को चला रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन हो रहा है, डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत सर का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो कोशिश करो तो चीजें बहुत सारी हो रही हैं। जैसे पीएचडी चैम्बर कोशिश कर रहा है, वहां से हमारे श्री सुमन बिरला साहब आए हुए हैं जो कि अतिरिक्त सचिव है, महासचिव है पर्यटन मंत्रालय के, सर तो साथ में ये है। और हमारे प्रदेश के एसीएस है शिव शेखर शुक्ला साहब, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्यटन को, संस्कृति को नए आयाम पे पहुंचाने की। 2028 के महाकुंभ की तैयारी में डॉक्टर साहब के साथ में हमारे अनिल पाराशर साहब जो पर्यटन समिति पीएचडी के चेयर कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। रंजन सहगल साहब जो को चेयर कर रहे हैं, मेरे साथी डॉक्टर रंजीत मेहता साहब जो हमारे सीईओ हैं,
हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा है। हम पहचाने जाते थे आज 2000, 2500, 3000, 5000 साल पहले गीता जी हमारे यहाँ कही गई थी, वही स्पिरिचुअल टूरिज्म है। उसको दोबारा जागृत करना है। कुछ बीच के 200-300 सालों में हमने बहुत सारा लॉस कर दिया था, पर तुम्हारे अंदर तो अध्यात्म था, उसको दोबारा कैसे कराया जाए, पूरे विश्व को कैसे बताया जाए, वो बताने का हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश एक अलग है, यहाँ पर उज्जैन तो है, ओंकारेश्वरी, महेश्वरी, तीन महाकाल हैं यहाँ, तीन ज्योतिर्लिंग है। बहुत कोई प्रदेश नहीं है पूरे इंडिया में जो है। यहाँ सांची का बुद्ध स्तूप है, खजुराहो की विरासत है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने अभी पहले प्रेजेंटेशन में देखी। बस उनको दोबारा सबको याद दिलाना है कि हम बेस्ट थे, रहेंगे। और कुंभ की तैयारी हो रही है, 2028 का हम ऐसा कुंभ करेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पीएचडी चैम्बर को भी उसमें योगदान दें हम, ताकि कुंभ में एक अच्छी जो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन मैनेजमेंट होता है, इतने सारे पूरे विश्व के लोग आते हैं। और अब तो एक अलग माहौल बन गया है जब से बनारस का कुंभ हुआ है, अब उससे बड़ा स्थापित होना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीएम साहब के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी। देवी सचिवों, आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अपने नए प्रकल्पों और नवाचारों के साथ सक्रिय हैं आदरणीय श्री अनिल पाराशर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे हमारा निवेदन है कि वे आज के इस आयोजन और भारत की परसोच इनको लोगों के बीच में प्रतिस्थापित करने के लिए यात्रा करते हैं और लोगों को जो संदेश देते हैं, कीरत, वंड छको और सुमिरन करो। कीरत का मीन्स ऐसा काम करो जिससे कीर्ति प्राप्त हो, लोक कल्याण की भावना के निमित्त कार्य करो। वंड छको मीन्स मिल बांट करके सब लोग खाओ और साथ में नाम जप का सुमिरन करो। ये संदेश देकर के जाता है। ये परंपरा भारत को भारत बनाती है। अनेक लोग इस बात का प्रश्न करते और अनेक बार इस बात का प्रश्न करते थे। बहुत सुनियोजित तरीके से 2 साल के उस गुलामी के कालखंड में ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक देश नहीं था। अनेक इतिहासकारों ने, अनेक तरह के दूषित मानसिकता वाले लोगों ने इस बात को प्रतिस्थापित करने के लिए पुस्तकें लिखी। इतिहास के शोध ग्रंथ उस समय राज्याश्रय में लिखे गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में जिस तरह की व्यवस्थाएं रही, उन लोगों ने भी उसी मानसिकता के साथ में ऐसे लोगों को प्रश्न देते हुए, ऐसे वामपंथी विचारों को प्रश्न देते हुए लिखा कि भारत कभी एक देश नहीं था, विभिन्न सल्तनतों में, विभिन्न रियासतों में बटा हुआ एक भूभाग जो आपस में कहीं कभी युद्धरत थे। मुगलों ने आकर के उसको एक किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज ने आकर के भारत को भारत बनाया। मुझे जब कुंभ हो रहा था, एक दिन किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि 2,500 साल का इतिहास तो कुंभ का जब हमने अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, तब हमने वहां, मेरे मंत्रालय ने एक एग्जीबिशन किया और उसमें हमने 2000 साल के लिखित प्रमाण जो कुंभ के, भगवान बुद्ध जब कुंभ में आए थे तब से लेकर के सारे प्रमाण हमने उसमें जो है वहां पर प्रदर्शित किए। और तब मैंने ये कहा था कि ये कुंभ जो 2000 साल से होता है, जिसमें पूरे देश से अनेक कोणों से, अलग अलग मत के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग पूजा पद्धति के, अलग अलग विचार के, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति, इन सब के मतानुयायी, इन सब के धर्मानुयायी आकर के एक जगह, एक आस्था के साथ में, एक जाप सूत्र में भारत को बांधते हुए यहाँ कुंभ में आकर के मां गंगा की पवित्र गोद में स्नान करते। ये भारत एक भारत है। इस तीर्थाटन ने और भारत की इस धर्म परंपरा ने भारत को एक भारत बनाने का काम। और आज भारत जिस अखंड स्वरूप में हम सब के सामने विद्यमान है और हमारी ये जो संस्कृति नित्य नूतन प्रवाहित होती हुई आज भी सनातन बनी हुई है, यदि उसका मूल आधार कहीं है तो वो हमारा ये जो धर्म का तंतु जिसने हम सबको बांधा और ये तीर्थाटन की परंपरा जिसने हम सबको बांधा। भारत में, जैसा मैंने कहा, तीर्थाटन एक परंपरा का पार्ट है। कालांतर में धीरे धीरे कहीं बढ़ती हुई चुनौतियों के चलते हुए कुछ शिथिल हो रहा है,
मैं जब अपने यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित जो है डायरी में रजिस्टर करते हैं, वो एक पोथी में रजिस्टर करते हैं। मैं कई साल पहले, कोई 20 साल पहले एक बार केदारनाथ गया था, बद्रीनाथ गया था। मुझे बताया गया वहां तीर्थ पुरोहित आपको ढूंढेंगे, वो आपकी जो है एंट्री करेंगे, वो आपको लिखेंगे, आप सबके अनुभव में आया हो। मैंने उसको देखा, वहां मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर, मतलब मेरी प्रपितामही, मेरी दादी माँ की सास, वो आज से 150 साल पहले बैलगाड़ी में बैठ करके घर से निकल करके केदारनाथ पे गई थी। हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में और वापस हरिद्वार में उनके जाने का सारा उल्लेख सह तिथि परिवार के सब सदस्यों के नाम सहित लिखा हुआ। और इस तीर्थाटन में उनको घर से निकल करके और वापस घर पहुंचने पे ऐसे बुजुर्ग बताते थे कि उनको वापस आने में 2.5 साल लगा, बैलगाड़ी में बैठ करके, पैदल, तमाम कष्ट। उस समय की के भारत की कल्पना कीजिए, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी लोग भारत में तीर्थाटन के लिए जाते थे। लेकिन आज जब हम एक तरफ दुनिया के आंकड़ों को देखें, दुनिया में एक धर्म विशेष के लोग अपने पूजा के लिए, अपने आस्था के लिए मक्का और मदीना जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं। देश भर में हज करने, दुनिया भर से हज करने के लिए जाने वाले कुल लोग जो हैं वो 1,80,00,000 होते हैं। उमरा करने के नाम पर जो कुल मिलाकर के लोग जाते हैं वो लगभग 10 मिलियन लोग होते हैं, 1 करोड़ लोग होते हैं। अब ये आंकड़े अगर मैं उज्जैन के साथ में तुलना करूं, मैं धर्म की तुलना नहीं करता, लेकिन आंकड़ों की अगर तुलना करूं, कितने लोग हमारे यहाँ पे आए। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे, इसके परिप्रेक्ष्य में, अभी शुक्ला साहब बता रहे थे, आंकड़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे, महाकाल लोक से लेकर के मैहर देवी के मंदिर से लेकर के और अमरकंटक तक सब जगह का आंकड़े उन्होंने दिखाए। पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की, अगर 10 साल पहले के आंकड़े उठा करके देखें, 2004 से लेकर के 14 तक और 14 से लेकर के 24 तक को यदि हम कंपेयर करें, आस्था भी उतनी थी, देश के लोगों की आस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उनके पास में इस तरह की सुविधा नहीं थी। 4 से 14 तक कुल मिलाकर के शिवरात्रि के दिनों को यदि इस 10 साल के कालखंड में और 14 से 24 के कालखंड में भी निकाल दिया जाए, कुल मिलाकर के जितने पर्यटक, जितने तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल में आए थे, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए, रेफरेंस के लिए उज्जैन के मंदिर की बात कर रहा हूं, मैं देश के किसी भी मंदिर के रेफरेंस में आंकड़ों के साथ में इस विषय में बात कर सकता हूं, वो आंकड़ा 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया। 4 से 14 तक साल भर में जितने तीर्थयात्री उज्जैन महाकाल में दर्शन करने के लिए आते थे, वो नंबर लगभग 1-1.5 सप्ताह में आजकल आने लगे। ये 50 गुना ग्रोथ क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस दृष्टिकोण से विकसित हुई। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से, उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के साथ, इस संकल्प के साथ में कि हम गरीबी समाप्त करेंगे, इन योजनाओं को जिस तरह से धरातल पर उतारा गया, पूरा विश्व और विश्व की इकोनॉमी को एनालिसिस करने वाले, पार्टी को एनालिसिस करने वाले लोग ये मानते हैं, ये जानते हैं, स्वीकार करते हैं। थोड़ा बहुत आंकड़ों का फर्क हो सकता है कि भारत में 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से इस 10 साल के कालखंड में सरकार के प्रयास से आज बाहर निकल पाए। जब 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और उनकी जेब में डिस्पेंसेबल पैसा था, पहली बार खर्च करने के लिए पैसा शेष था, उस अधिशेष ने पहली प्रेरणा दी कि वो जाकर के बाहर जाकर के तीर्थाटन करे। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति के डीएनए में है कि जब उसके पास में पैसा होगा, 2 पैसा होगा, अपने बूढ़े माँ बाप को दर्शन कराने लेके जाएगा, अपनी पत्नी को दर्शन कराने लेके जाएगा, अपने बच्चों के साथ में दर्शन करने के लिए जाएगा। इस परंपरा ने पुनर्जीवन प्राप्त किया माननीय मोदी जी के प्रयास से। और इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ गई, उससे ऊपर के टूरिज्म भी उसके कारण से निश्चित रूप से प्रभावित हुए और सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ा हो ऐसा नहीं है, देश में कोर टूरिज्म, अभी जब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों ने ट्रेवल किया, 140 करोड़ लोगों ने धार्मिक यात्रा के लिए ट्रेवल किया। पिछले साल में 250 करोड़ लोगों ने भारत में डोमेस्टिक ट्रेवल किया। अब जब हम पीयर कॉम्पिटिटर्स से बात करते हैं, हमारे दुर्भाग्य है कि जब हम कॉम्पिटिटर्स से बात करते हैं तो हम फ्रांस में जो है
10 करोड़ पर्यटक गए, भारत में केवल 2 करोड़ आए, हम बहुत चिंता करते हैं उसकी। थाईलैंड में 4 करोड़ गए, लेकिन थाईलैंड में, पहले फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, दुबई में, उनके पास में डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है? कोई तुलना नहीं। भारत में 250 करोड़ लोगों ने पर्यटन किया, और आने वाले समय में यह संख्या अभी जो शुक्ला साहब जो बता रहे थे उसी दृष्टिकोण से 20% पर एनएम के CAGR से बढ़ने वाली। और PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि यहां बैठे, अब तक सरकार ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रसाद योजना के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए, उनको सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 5,000-6,000 करोड़ रुपए का निवेश करके विभिन्न स्थानों पर काम किया, और ये व्यवस्था आगे निरंतर चालू रहने वाली। स्वदेश दर्शन के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, स्पेशल इंसेंटिव टू द स्टेट्स, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के, बड़ा निवेश करके जाने वाले पर्यटक का, टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अपग्रेड हो, इस दिशा में हमने काम किया। लेकिन अब सरकार की बारी नहीं है, अब इंडस्ट्री की बारी है। उनको साथ आकर के प्राइवेट इन्वेस्टर को इस पर काम करने की आवश्यकता है। और जब PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स इस विषय पर बात करती है, तब ये बात केवल विचार तक न रहे, किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें फ्लो करे, इन्वेस्टमेंट मोटिवेट, और सरकारें जिस तरह से इंसेंटिवाइज कर रही, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव, टूरिज्म के साथ में जुड़ाव लगभग 35 साल पुराना है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा माहौल अभी। आज स्टेट्स के बीच में इंसेंटिव देने के लिए, अपने टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए, हार्नेस करने के लिए स्टेट्स के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। हर स्टेट एक से बढ़कर के एक आ गया। पहले राजस्थान एक ऐसा प्रदेश होता था, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जिसके लिए टूरिज्म पॉलिसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती थी, ऐसा मानते थे। लेकिन अभी तो राजस्थान को पीछे छोड़ करके मध्य प्रदेश आ गया, महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को। आज जिस तरह से टूरिज्म के हर बुके को, क्योंकि भारत में केवल स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्कोप नहीं है, भारत में एक टूरिस्ट, एक पर्यटक अपने जहन में जिस तरह की आकांक्षा रख सकता है। हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी चॉइसेस हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी रुचि है, जो रुचि कोई रख सकता है। नेचुरल टूरिज्म से, नेचर बेस्ड टूरिज्म से लेकर के एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म तक जितनी तरह के टूरिज्म प्रोडक्ट हो सकते हैं, भारत के इस गुलदस्ते में वो सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। और भारत का ये जो दिल, जिसको मोहन जी ने कहना शुरू कर दिया, ये मध्य प्रदेश जो है, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, they also have all the potentials of all the tourism verticals which are possible and which a tourist can provide. तो मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश, जिसके पास जंगल है, जिसके पास नदी है, जिसके पास मंदिर है, जिसके पास तीर्थ हैं, जिसके पास जंगली जानवर है, जिसके पास में एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है, वाटर टूरिज्म का स्कोप है, जिसके पास हेरिटेज टूरिज्म का स्कोप है, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रास्ते में जब आ रहा था, तब मुझे मोहन जी के साथ में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तब मुझे बता रहे थे कि इन्होंने स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी असेट्स थे, उनमें से कुछ असेट्स को आइडेंटिफाई करके उन असेट्स को फ्यूचर में जो है टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, इसके लिए उनको डिनोटिफाई करके उनको काम करना शुरू करेंगे। आप यदि उज्जैन में बाहर से आए, मैं आप सबको भी कहूंगा कि जाकर के यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग, जो सरकारी स्कूल हुआ करता था, उसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया, निश्चित रूप से जाकर के देखना चाहिए। ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है। पुराने समय में आजादी से पहले, सैकड़ों साल पहले जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, वो स्ट्रक्चर्स आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। कहीं सरकार का दफ्तर चल रहा है, उसकी कोई सार संभाल नहीं, और उस दफ्तर के लिए भी वो ठीक से उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसके कमरे कभी दफ्तर की तरह बने नहीं। वो बना बिल्डिंग किसी और पर्पज से होगा, और उसको बाद में सरकार का दफ्तर बना दिया गया, उसमें कोई लकड़ी का पार्टीशन ठोक दिया, कुछ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। वो आज वापस अगर सरकार दफ्तर को ठीक जगह से लेकर के जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कर्तव्य पथ पर जो है सेंट्रल स्पाइन बनाने का काम किया, ठीक उस तरह से उसको वहां ले जाकर के जाए, अधिकारियों को बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो जो ट्रेजर है, वो जो असट है, वो असट एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में काम कर सकता है। दुनिया के किसी देश, दुनिया के किसी भी देश में वो विविधता नहीं है जो भारत के पास है। दुनिया के किसी देश में जो है उतनी पुरानी कल्चरल लिगेसी नहीं है जो भारत के पास है। हजारों हजार साल का इतिहास समेटे हुए, हम हजारों हजार साल की संपदा को संजोए हुए उस गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हैं,
और क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस हो रही है, इसलिए एक तरफ भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म का स्कोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत का मान और सम्मान, उसमें अभिवृद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल के प्रयास में दुनिया भर में भारत में हुई, उसने भारत को पूरे विश्व के लिए नए सिरे से आकर्षण का केंद्र बनाया। और इसके चलते हुए भारत में इनबाउंड टूरिज्म भी अब उसी गति के साथ में बढ़ने वाला है। पूरा विश्व के ट्रैवल सेक्टर में काम करने वाले लोग इस बात को स्वीकार करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, एज आवर कंट्री इज अंडरगोइंग एरा ऑफ कल्चरल रिनासेंस, हमारा देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। आज देश के निवासियों ने जो कभी आज से 20, 15, 20 साल पहले, 25 साल पहले ये मानसिकता होती थी कि भारत मतलब भारतीय भी हम जो है उसको ओन करने में गर्व महसूस नहीं करते थे। आज पिछले 10 साल में देश ने जिस तरह से प्रगति की और सारी दिशाओं में प्रगति की, उस सारी दिशाओं में प्रगति होने के चलते हुए साइंस से लेकर के स्पेस तक और टेक्नोलॉजी से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन तक जिस तरह से देश ने प्रगति की है, उसका परिणाम यह है कि भारतवासियों का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। हम गर्व के साथ में देखने लगे। आज हमारी पीढ़ी, जब मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, 40 साल पहले, 45 साल पहले स्कूल में पढ़ता था तब और कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमको लगता था हिंदुस्तान जो है ये ठीक है, विदेश में जाकर के काम करने। लेकिन आज वो मानसिकता बदल गई। आज इस पीढ़ी के बच्चे, आप सबके परिवार के बच्चों को उठा करके देखिए, उनसे चर्चा करके देखिए, दे विश टू ओन आवर कंट्री, आवर कल्चर, आवर लेगेसी, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग व्हिच वी हैव टुडे। आज हमारे पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हमारे लोगों ने अपने देश पर गर्व करना शुरू कर दिया। और ये हमारे देश की जो सांस्कृतिक ताकत है, जिस सांस्कृतिक ताकत के आधार पर ही आने वाले समय में जो है हम विश्व के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, जिस रास्ते पर आज भारत चल पड़ा है, आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हम चौथी इकोनॉमी हुए, हम तीसरी इकोनॉमी बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक तरफ आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, तकनीकी की दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन इन 3 साल के साथ में मान रहे, वो अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो उनकी जाने, हम अपनी जाने। बोला जय महाकाल। आज के इस अवसर पर भारत का टूरिज्म, कल्चर और कई प्रकार के अपने कामों के बलबूते पर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत। मंच वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित मंच है और जिस प्रकार से हमारे माननीय अनिल पारासर जी ने अपनी बात कही है कि आज आपका बैनर पीएचडी मैं तो मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपनी संस्था के माध्यम से ये एक अच्छा सुखद अवसर मध्य प्रदेश को दिया है। अभी माननीय मैं मंत्री जी से ही बात करता रहा रास्ते में कि आपने कहा, हमने विचार किया कि इस विषय को और आगे बढ़ाएं, ये पूरे देश का विषय बने, ये पूरे देश के लिए आधार बने। एक तरह से हमारी जितनी धार्मिक पर्यटन की नगरियां, जिसको तीर्थाटन की नगरी बोलते हैं, ये हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से दुनिया को परिचित कराने के लिए भी, और सच्चे अर्थों में हम जिस निमित्त इन सारे संस्थानों में जाते हैं, वैसे तो लंबी बात होगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के इस मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय संजीव अग्रवाल जी, माननीय पारासर जी, राजन सहगल जी, उद्योग जगत के और मीडिया जगत के, और मैं सामने अगर देख रहा हूँ तो हमारे लिए देश भर के ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट के, अब ये हमारे तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से भी पदाधिकारी पधारे, उनका भी मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से भी यहाँ लोग आए हुए, कुछ वर्चुअल भी जुड़े हुए, महाकाल ट्रस्ट से, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा से और आनंदपुर धाम से आप पधारे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे लिए स्थान अब पहले भक्ति चारू जी महाराज के समय, आपने सही कहा महाराज जी, भक्ति चारू जी महाराज ने जब सिम्मस्त का आयोजन हुआ उसके बाद वो यहाँ करके उनने अपने देश के साथ खासकर जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों पर हमारे स्थान की थोड़ी दृष्टि रहती है और वो उससे जोड़ करके आज के संदर्भ में स्थान का विकास चाहते हैं।
और विकास इस कान का विकास नहीं, इस कान के माध्यम से हमारे बीच वो पवित्र भावना लाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब द्वारका में है, मथुरा में है, तो सांदीपनी की नगरी कैसे छूट सकती है? हमारे लिए उज्जैन का ये आनंद है। और भगवान कृष्ण का जो जीवन का परिवर्तन आया बड़े पैमाने पर, यद्यपि कंस को पराजित करने के बाद उनका विराट रूप दुनिया ने भले ही देखा है, लेकिन विराट रूप का बीज अगर कहीं पड़ा तो वो उज्जैन अवंतिका सांदीपनी आश्रम में पड़ा। हमें इस बात का आनंद है। एक साथ कई प्रकार की शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण और जीवन की सबसे सार, जैसे माननीय गजेंद्र जी ने कहा है कि दुनिया के अंदर भौतिक आकर्षण हो सकता है, दुनिया में बहुत, और भौतिक आकर्षण के लिए एक दौर में नहीं, कई दौर में कई देशों ने कई प्रकार से विकास करते हुए अपनी अपनी यात्रा तय की, लेकिन अंततः वो हमारे उस मूल तत्व को समझने के बजाय बाद के आने वाले बवंडरों से, बाद में आने वाले परिवर्तनों से झेल नहीं पाए। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं थी। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को, इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूं कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहां वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग स्वरूप जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया, ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहां तक अपनी यात्रा की है, और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे, तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारी अंदर में वो भावना के आधार पर एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से, लेकिन आज सीमाओं के आधार पर प्रकाश राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहां ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर, मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बराबर। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो, लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 का ही तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजारों हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देख रहा हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है,
इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहां खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा है। और खेती किसानी के साथ में अब ये जो बंट छकू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो और जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना को बुलाना ये भी अपराध माना जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है हजारों साल। ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से। तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, कोई हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनकी विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने ये दृष्टि दी हमें। आप बताइए, बनारस को कई साल पहले से आते थे और अहिल्या माता ने हमारे इंदौर से जाकर, वो अहिल्या माता ने उस काल में जब बहुत कठिन काल था और उनकी तो केवल 5 जिले की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने यहाँ दृष्टि दी कि बनारस में भी पूजा करने के लिए अहिल्या माता ने बनारस का आज मंदिर हमको उपलब्ध कराया। भगवान के उसी मंदिर में आज पूजा हो रही है। ठीक है, वो पुरानी उस घटना के बाद और भी कुछ चीजें जुड़ रही है, वो अपन देखेंगे। विक्रमादित्य का 2000 साल पहले का मंदिर जो ध्वस्त हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। 84 काले कसौटी के खंभा वाला मंदिर जो बाद में बाबर के समय ध्वस्त हुआ था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये जो हमारी मूल स्थापत्य की बड़ी बड़ी अट्टालिका, माननीय मंत्री जी कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी, और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी है, हमारे सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उद्घाटन सत्र था। अभी 1 to 1 काफी और चर्चा चलेगी, मिलकर के दिन भर के कार्यक्रम बने। मैं पर्यटन के हमारे SVS माननीय
शिवशेखर जी को बधाई देना चाहूँगा और इस अवसर पर माननीय महापौर जी, माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा संजय अग्रवाल जी, उमेश जी, परेश जी, रवि जी और संजय जी, विजय चौधरी जी, पंकज जी, सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी निमित्त में आज आपके बीच में आया हूँ। पुनः प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा है कि आज गणेश चतुर्थी, और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। हमने कहा आज का दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए तो ये आज गजानन गणपति से शुरू करें अच्छे काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव सुन रहे थे।